बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले मौसम से करते हैं कि मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझाव का अनुपालन करें। आपको बता दूं कि बारिश ने बिहार के अधिकांश जिलों का मौसम सुहाना बना दिया है। बिहार के पटना, शेखपुरा, सहरसा, बांका, रोहतास, मुंगेर, राजगीर समेत कई जगहों का अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर आज बिहार के 26 जिलों में कुछ पर बारिश और फिर वज्रपात के आसार जताए गए हैं। इनमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और फिर समस्तीपुर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 7 मई तक कुछ इलाकों में बारिश के आसार बने रहेंगे। 9 मई से तापमान में वृद्धि होगी। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व राजस्थान के मध्य भागों और फिर आसपास के क्षेत्रों में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस वजह से बारिश का मौसम बन रहा है। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जहाँ कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला के तहत इस एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने प्रोजेक्ट बनाकर के केंद्र को भेज दिया था। सूत्रों के मुताबिक अब सरकार ने नए 225 किलोमीटर लंबे नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी देते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। यह हाईटेक मार्ग राज्य के 5 जिलों को कनेक्ट करेगा। आपको बता दें कि मिल रही जानकारी के मुताबिक इस हाईटेक मार्ग का नाम नारायणी गंगा एक्सप्रेस वे है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार के सीधे जोड़ने का काम करेगा। यह एक्सप्रेस वे बगहा से भोजपुर के बीच बनाया जाएगा। 225 किलोमीटर लंबा इस एक मार्ग को बनाने में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े हादसे का शिकार होने से बचे हैं। उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान वह बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। वह पटना से नालंदा गए थे, जहां पर राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन समारोह में उन्हें शामिल होना था। इस दौरान जब उनका हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के क्रम में था तभी एक टीन शेड उड़ करके उसी तरफ आ गया। हालांकि गनीमत रही कि उससे हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय का जो वीडियो सामने आया है उसमें जब हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरने वाला था उसके ठीक पहले हवा के तेज झोंके से टीन का एक शेड ऊपर की ओर उड़ गया, लेकिन वह हेलीकॉप्टर से दूर रहा और जमीन पर गिर गया। जहाँ वहीं पर सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर भी सुरक्षित लैंड कर गया। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। दोस्तों भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सियासी माहौल गर्म कर दिया है। जहां उन्होंने चिराग पासवान, जातिगत जनगणना, नीतीश कुमार और बिहार के विकास के जैसे मुद्दों पर खुल करके अपनी राय रखी है। जहां मनोज तिवारी ने एनडीए की एकजुटता और फिर बिहार में विकास के दावों को मजबूती से सामने रखा। साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर मनोज तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए की एक प्रमुख नेता है और उनके फैसले का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान हमारे घटक दल के बहुत प्रमुख नेता है। निश्चित तौर पर उनका जो निर्णय होगा उसे लेकर के हम बाद में सोचेंगे। वहीं पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने और फिर चुनाव लड़ने की अटकलों पर मनोज तिवारी ने रहस्य बनाए रखा है। जब सिर्फ इतना कहा है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए। ये बयान इस बात का संकेत है कि बीजेपी बिहार में स्टार प्रचारकों और फिर नए चेहरों के जरिए अपने राजनीति को और मजबूत करने की योजना बना रही है। दोस्तों पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के पहले से कांग्रेस की लाइन लेंथ पर चल रहे हैं, लेकिन अब शायद उनको लगने लगा है कि पार्टी गले नहीं लगा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद पप्पू यादव ने अपने दल जन अधिकार पार्टी का पवन खेरा की मौजूदगी में कांग्रेस में विलय का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और पप्पू यादव का रिश्ता तेल और पानी की तरह ही चल रहा है। जब विधानसभा चुनाव से पहले भाव मिलने का इंतजार कर रहे पप्पू यादव अब कांग्रेस के रवैये से निराश दिखने लगे हैं और
और मन का दुख खुल करके रखने लगे हैं। पप्पू यादव का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें वे कह रहे हैं कि भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। जब पप्पू यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव का परिवार कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस माने या ना माने हम मानते हैं। पप्पू इस इंटरव्यू में कांग्रेस को लेकर के कह रहे हैं कि उनका 2 पति नहीं है, एक ही पति ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब लात मार देगा तो फिर जरूरी नहीं है कि नया पति खोजे या उनका नाम लेकर के जिएंगे। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि इंसान दर्द के लिए ही बना है, जिस इंसान के जीवन में दर्द ना हो उसका क्या लाइफ है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर रही पूर्णिया से 2024 में लड़ने के मकसद से पप्पू यादव कांग्रेस के पास चले गए थे, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने वहां जेडीयू की विधायक बीमा भारती को तोड़ करके अपना एक कैंडिडेट बना लिया और फिर सीट भी कांग्रेस से ले ली। राजनीतिक हलकों में माना गया है कि राजद का पप्पू यादव परिवार किसी ऐसे नेता को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहता है जो उसी बिरादरी से हो। जब पप्पू यादव इसके बावजूद भी जीत करके आए और बीमा भारती न सिर्फ तीसरे नंबर पर रही बल्कि जमानत तक जब्त करा बैठी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इस बात को लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ है कि अगर एनडीए की सरकार वापस सत्ता में आती है तो फिर क्या नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे या फिर बीजेपी अपने खेमे से किसी चेहरे को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएगी, ये सवाल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई बार से ये साफ कर दिया गया है कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष का बार बार ऐसा कहना कि ये सिर्फ बीजेपी की जुमलेबाजी है। बिहार में सीएम फेस की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में भी चल रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन में जहां तेजस्वी यादव खुद को चुनाव जीतने के बाद सीएम का फेस बता रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस कह रही है कि सीएम का ऐलान चुनाव जीतने के बाद लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। अब इसका असर बिहार के चुनाव पर भी कितना पड़ता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्ष भी अपना पूरा समर्थन दिखा रही है। दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा हैदर का कश्मीर में किसी से संबंध निकला है। ये वही सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल करके भारत आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये खबर क्यों बता रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है, इसलिए आपको ये खबर बताना जरूरी समझता हूँ। आपको बता दूं कि एक बार फिर से सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को लेकर के कानूनी और फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान में रहने वाले उनके पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने अब भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से मांग की है कि सीमा और उसके बच्चों को तुरंत पाकिस्तान वापस भेजा जाए। वहीं पर वकील ने 2 टूक कहा कि पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, फिर रह क्यों रही है भारत में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोमिन मलिक ने कहा कि सीमा हैदर 3 जुलाई 2023 को बिना किसी वैध दस्तावेज के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। ना तो उसके पास पासपोर्ट था न ही वीजा। इसके बावजूद भी वह सिर्फ भारत में रह रही है, बल्कि जमानत पर रिहा होकर के खुलेआम घूम रही है। वकील ने सवाल उठाया है कि जब अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को अवैध प्रवास के चलते डिपोर्ट किया जा रहा है तो फिर सीमा हैदर को ये विशेष छूट क्यों। वहीं पर मोमिन मलिक ने यह भी कहा है कि सीमा का भारत में रहना एक सुरक्षा जोखिम बना सकता है। उन्होंने मांग की है कि या तो उसे तत्काल डिपोर्ट किया जाए या फिर उसकी जमानत रद्द करके जेल भेजा जाए। वकील ने यह भी दावा किया है कि सीमा हैदर भारत में मोबाइल सिम का इस्तेमाल कर रही है और उसकी कॉल किससे होती है यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर सीमा हैदर के कश्मीर कनेक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। वकील ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि सीमा हैदर ने खुद स्वीकार किया है कि उसके कश्मीर में भी संबंध है। उन्होंने इसके आधार पर आशंका जताई है कि यह मामला केवल पारिवारिक या फिर प्रेम कहानी का नहीं बल्कि एक गहरा सुरक्षा मामला हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पहलगाम में हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध में तनाव बढ़ा है। दोनों देशों ने वीजा पर आए नागरिकों को वापसी के निर्देश दिए हैं। इस पृष्ठभूमि में सीमा हैदर का भारत में बने रहना और उसका नाम डिपोर्ट लिस्ट में न आना कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर चल रही कैंडिडेट पॉलिटिक्स पर प्रहार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा है कि 30 साल पहले बिहार और केंद्र में किसकी सरकार थी। ये भी कहा है कि कोई चाहे या कुछ भी कह दो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ही जातिगत जनगणना करा सकते हैं। कास्ट सेंसस की श्रेय लेने की होड़ के बीच जीतन राम मांझी के इस बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी और बढ़ सकती है। वहीं पर जातिगत जनगणना का ऐलान किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30 साल से उनकी पार्टी
पार्टी इसकी मांग करती आ रही है। जब 17 महीने की सरकार के दौरान बिहार में जातिगत सर्वे हुआ और फिर देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे। यह सरकार ने हमारी मांग के दबाव में ये निर्णय लिया है। राजद ने पटना में पटाखा फोड़ करके और पोस्टरबाजी करके कहा है कि यह फैसला लालू यादव और समाजवादियों की जीत है। जीतन राम मांझी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर 30 साल से मांग कर रहे थे तो कराए क्यों नहीं? या 30 साल पहले किसकी सरकार थी? साल 2014 तक उसकी सरकार थी, करा लेते। फिर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। चाहते तो अपनी सरकार रहते, जब जातिगत जनगणना करा लेते। उस समय तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। दोस्तों, बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय पूरे क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं। वे अभी सिर्फ 14 साल के हैं, लेकिन उनके कारनामे बड़े बड़े गेंदबाजों के होश उड़ा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में 35 गेंदों पर शतक लगाकर के इतिहास रचा था, जब वे IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा और सबसे तेज भारतीय भी है। लेकिन खेल के साथ साथ उसकी उम्र भी सवालों के घेरे में। भारत के पूर्व दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर सवाल उठाया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स ने वैभव की उम्र में बड़ा दावा किया है। जब बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जब इसके बीच में की सबसे बड़ी वजह उनका एक पुराना इंटरव्यू भी है, जो साल 2023 का है, जब उन्होंने सितंबर में अपना जन्मदिन बताया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि सितंबर में वे 14 साल के हो जाएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसका जन्म 27 मार्च 2011 का है। वहीं पर अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं। ये दोनों शख्स खुद को वैभव सूर्यवंशी के गांव का बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वैभव की असली उम्र 16 साल है। जब इस वीडियो में एक शख्स कहता है कि हम बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी उनके साथ खेला करते थे। वैभव नेट्स में गेंदबाजी भी करते थे। या फिर ये शख्स कहता है कि सबसे ज्यादा मेहनत वैभव की नहीं, उनके पिताजी की है। वे वैभव को रोजाना पटना ले जाते थे, जहां हम लोगों को बुलाते थे और फिर नोट्स में गेंदबाजी करवाते थे। इसके बाद पार्टी भी देते थे। वीडियो में यह शख्स आगे कहता है कि उन्हें गर्व है कि बिहार का लड़का छा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि वैभव की उम्र 14 साल बताई जा रही है। उसकी असली उम्र बताई जाती तो फिर और मजा आता, जहाँ उसकी असली उम्र 16 साल है। इस वीडियो के वायरल होते ही अब वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में शाहमात का खेल शुरू हो गया है। राजद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन महागठबंधन के प्रमुख घटक दल इस पर सहमत नहीं है। जब कांग्रेस पहले ही तेजस्वी यादव के नाम पर असहमति जता चुकी है और अब भाकपा माले ने भी अपना रुख दिखा दिया है। भाकपा माले ने राजद से अलग रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री उसी पार्टी से होगा जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होगी। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के हाँ और ना के बीच क्यों झूलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार वामपंथी दल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए गठबंधन का चेहरा होंगे। कांग्रेस भी पहले ही इस मुद्दे पर हार मान चुकी है। जी हाँ, हालांकि महागठबंधन में शामिल VIP प्रमुख मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को CM चेहरा मानने को तैयार है, लेकिन वही मुकेश सहनी खुद को डिप्टी CM बनाने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार के किसानों को जल्द ही एक नई कृषि तकनीक का लाभ मिलने वाला है, जिसमें एक ही पौधे से बैगन और टमाटर दोनों का उत्पादन किया जा सकेगा। इस अद्भुत पौधे को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने विकसित किया है और इसे बरोमेटो नाम दिया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ने इन पौधों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को नमूने के रूप में वितरित किया है। किसान अब इन पौधों का रोपण शुरू कर चुके हैं और फिर अगले महीने से इसके फलने फूलने की उम्मीद की जा रही है। जैसे किसानों को ताजे और फिर स्वादिष्ट बैगन और फिर टमाटर प्राप्त होंगे। जब विशेषज्ञों का मानना है कि बरोमेटी पौधों से एकल फसल वाले पौधे की तुलना में अधिक उत्पादन होगा। वहीं पर आत्मा ने किसानों को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी का दौरा कराया, जहां पर कृषि विशेषज्ञों ने पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस दौरान 200 पौधों का आपूर्ति की गई है, जिन्हें कई जगह किया गया है। ये पौधा हर 2 से 3 दिन में 2.5 से 3 किलो बैगन और टमाटर का उत्पादन करता है। जब इसका फलने का समय 2 से 2.5 महीने का होता है, जिससे किसानों को बेहतर पैदावार प्राप्त होगी।
दोस्तों बिहार के कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़ी चातर के सहायक शिक्षक हिफ्जुर रहमान के साथ हुई हिंसक घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस जघन्य हमले के विरोध में ग्रामीणों और फिर शिक्षकों ने विद्यालय में तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि शायर मलिक गाँव के दर्जनों लोगों ने शिक्षक को बेरहमी से पीटा, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और फिर उसकी सोने की चैन और नकदी भी छीन ली गई। वहीं पर घटना की शुरुआत 26 अप्रैल 2025 को हुई है, जब एक मामूली टक्कर को लेकर के शिक्षक हिफ्जुर रहमान और शायर मलिक गांव के कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई। ग्रामीणों का दावा है कि ये विवाद मामूली था, लेकिन 29 अप्रैल 2025 को स्थिति तब भयावह हो गई जब आरोपियों ने शिक्षक को रास्ते में रोक लिया। ग्रामीणों के अनुसार हमलावरों ने शिक्षक से 1 लाख रुपए की जबरन वसूली की मांग की। जब हिफ्जुर रहमान ने इसका विरोध किया तो फिर दर्जनों लोगों ने मिलकर के उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इस बर्बर हमले में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उनकी सोने की चैन और फिर नकदी लूट ली गई उनसे। इस क्रूरतापूर्ण घटना ने न केवल शिक्षक को शारीरिक और फिर मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया, बल्कि पूरे क्षेत्र में डर का माहौल व्याप्त है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिसका मैंने हाथ थामा आज उसकी जिंदगी बदल गई है। अब आपको बता दूं कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भागलपुर के नवगछिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार से लेकर के जन कल्याण के लिए समर्पित नेता बनने तक के अपने सफर को शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जिसका भी हाथ थामा वह राजा बन गया। जब उन्होंने कहा है कि मेरा नाम प्रशांत किशोर है, मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। जी हाँ, मैं बिहार के एक साधारण परिवार का बेटा हूँ। मेरे दादाजी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे और मजदूरी करते थे। मेरे पिता सरकारी डॉक्टर थे। लोग मुझे बताते हैं कि पिछले 10 सालों में मैंने जिसका भी हाथ थामा, जिसे भी सलाह दी, वह जीत करके राजा बन गया। हालांकि 10 साल तक ऐसा करने के बाद मैंने 3 साल पहले वह नौकरी छोड़ दी। मैंने 10 साल में बड़े नेताओं और बड़ी पार्टियों को जीत दिलाई है, लेकिन इससे जनता की जिंदगी नहीं बदली। जी हाँ, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे लगा कि जब भगवान ने मुझे ये ज्ञान और फिर शक्ति दी है तो फिर मैं जिसे सलाह देता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो वह जीत करके राजा बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार बिहार के लोगों को सलाह दूँ कि मैं आपका हाथ थामूँ ताकि आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बीच किसी न किसी मुद्दे पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब ताज़ा मामला है आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी का, जहां पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक जितन राम मांझी ने आरजेडी की एक पोस्ट पर उन्हें घेरा है। जितन राम मांझी ने आरजेडी पर हमला बोला है। दरअसल आरजेडी की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके जवाब में जितन राम मांझी भड़क गए और आरजेडी को खरी खोटी सुना दिए। जितन राम मांझी ने लिखा है कि चुनाव जो न करवाए, जिनके इंतकाल पर लालू यादव एंड कंपनी के मुंह से शोक की एक लफ्ज तक ना निकले, आज वे उनकी बरसी पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खैर, मैं आज भी यही दुआ करता हूं कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब को खुदा जन्नत में ऊंचा मकाम दे। वहीं पर आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के यौम पैदाइश वफात पर राजद परिवार खिराज अकीदत पेश करता है। अब इसी पोस्ट पर जितन राम मांझी ने यह हमला बोला है। आपको बता दूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान में हुआ था। उन्होंने राजनीति में MA और फिर PhD की थी। जब शहाबुद्दीन ने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर 1990 में जेल में रहते हुए निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। जब उनका अपराध का इतिहास 2001 से और गहरा गया, जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा, जिससे गोलीबारी में 10 लोग की जान गई। दोस्तों जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के ऐलान के बाद बिहार समेत देश भर में सियासी पारा हाई है। हालांकि ये एक रेयर केस है जब सरकार के फैसले पर विपक्ष भी जश्न मना रहे हैं। यह क्रेडिट लूटने की होड़ में बयानबाजी और फिर पोस्टर वार के बीच कांग्रेस पार्टी ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा करके इस बिहार विधानसभा चुनाव और फिर पहलगाम की दहशतगर्द घटना से जोड़ दिया है इसे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कहा है कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए जातिगत जनगणना कराना स्वीकार किया है। वहीं पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि राहुल गांधी और फिर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से देश भर में जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। ये देश के सभी वर्गों के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन जब पूरा देश पहलगाम की घटना पर केंद्र सरकार से ठोस कदम का इंतजार कर रहा है, तब जातिगत जनगणना का ऐलान करके इस बड़े मामले से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई, इसका बदला लेना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन सरकार इस बड़े मुद्दे को दबाना चाहती है।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का झोला उठाने वाली पार्टी है। जब प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस की कोई भी ताकत नहीं है, उसने दिल्ली में चंद सांसदों की लालच में पूरी पार्टी को बिहार में लालू प्रसाद यादव के हवाले कर दिया है। जब बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है, बिहार में कांग्रेस सिर्फ राजद का झोला उठाने वाली पार्टी है, यह कहना है प्रशांत किशोर का। वहीं पर तारीख को लेकर के तेजस्वी पर भी निशाना साधा है। जय जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव के शराबबंदी से तारीख को बाहर करने के वादे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब शराबबंदी लागू की गई थी तब राजद भी सरकार का हिस्सा था, तब उन्हें पारसी समाज की याद नहीं आई, जब तब उन्होंने शराबबंदी से तारीख को बाहर क्यों किया। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल से आए जंगली हाथियों ने भारी तबाही मचा रखी है। जब दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र के मुलाबाड़ी, डोडिया और फिर आसपास के सीमावर्ती गांव में हाथियों का झुंड मक्के के फसलों को नष्ट कर रहा है और खेत से निकल कर के सड़क पर पहुंच गया है। करीब 5-6 की संख्या में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। शुक्रवार को धनतोला, मुलाबाड़ी और फिर अन्य सीमावर्ती गाँव में जंगली हाथियों को सड़क पर देखा गया। हाथियों को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहाँ लोगों के घरों को तोड़ते हुए किसानों के फसलों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है। जब दिन के उजाले में हाथियों के इस तरह से गांव में घुसकर के उत्पात मचाने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पर प्रभावित किसानों में सखीलाल, मोहम्मद माफिक, मोहम्मद मुशफिक, तबस्सुर आलम, विशांत लाल, अंतिम कुमार आदि शामिल है। किसानों के अनुसार हाथियों ने कई बीघा खेतों में खड़ी मक्के की फसल को नष्ट कर दिया है, इससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब पीड़ित किसानों ने प्रशासन से हाथियों को रोकने और फिर नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं पर वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन और फिर वन विभाग की टीम के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाथियों को भगाने के लिए कोई पुख्ता कदम उठाने से इस तरह से नुकसान उन्हें नहीं उठाना पड़ता। लोग भयभीत होकर के रहने में मजबूर हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास रिपोर्ट जारी किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल संकल्प अन्य मार्ग पटना में आयोजित समारोह में बिहार का नव निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के शीर्षक दस्तावेज का लोकार्पण किया। यह दस्तावेज 2 दशकों में बिहार के सतत विकास, शासन सुधार, बुनियादी ढांचे और फिर सामाजिक उत्थान को दर्शाने वाला प्रमाणिक विवरण है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये दस्तावेज बिहार में बीते 20 सालों में हुए व्यापक बदलाव का आईना है और ये बताता है कि बिहार ने सामाजिक न्याय और फिर विकास के पथ पर कैसे एक साथ कदम बढ़ाया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास हमेशा से बिहार के लोगों को मूलभूत सुविधाएं और फिर सम्मानजनक जीवन देने का रहा है। ये दस्तावेज बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार में हाजिरी बनाकर के भागने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। यह बिहार के सरकारी स्कूलों में हाजिरी बनाकर के भागने वाले तथा राजनीति करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। विभाग चिन्हित करके निलंबन के साथ साथ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। 28 अप्रैल को हाजिरी बनाकर के गायब शिक्षकों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि कुछ विद्यालयों में ऐसा भी पाया गया है कि शिक्षक वहाँ स्थानीय शिक्षक होने के कारण स्थानीय राजनीति में लिप्त पाए गए हैं एवं विद्यालय में राजनीति का माहौल बनाए हुए हैं, जहाँ इस तरह शैक्षणिक माहौल को दूषित किया गया है। ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करके विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करके बिना कारण बताए लापता होने पर एवं विद्यालय में राजनीति का माहौल बनाने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के पालन के लिए सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इस तरीके की शिकायत रुपौली प्रखंड में भी लगातार ग्रामीणों द्वारा मिलती रही है, जो कि पूर्णिया जिला में है। शिक्षक हाजिरी बनाकर के अपने घर चले जाते हैं तथा शाम को फिर से हाजिरी बनाने के लिए आते हैं। इससे विद्यालय में शिक्षकों में ही कई बार मनमुटाव एवं क्षोभ की बातें भी सामने आई है। इसमें दूर दराज के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 12 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साथ 12 सीटों के नाम भी
सार्वजनिक कर दिया गया है। वहीं पर इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों का पर जेएमएम के उम्मीदवार उतारना तो तय है, लेकिन पार्टी की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। जहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में थी, तो वहीं पर अब बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। झारखंड में बड़े भाई का फर्ज अदा करते सभी को उचित सम्मान दिया और राजद को 4 सीटें जितवाने में पूरा सहयोग दिया। साथ ही साथ हेमंत मंत्रिमंडल में उनके एक मंत्री भी है। झारखंड चुनाव में हमारे नेता हेमंत सोरेन और फिर कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसे ही आशा हम बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं पर आरजेडी मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारकों की सहभागिता बिहार चुनाव के दौरान रहेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक शिक्षक अभ्यर्थी की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इसमें लड़की ने खुद को ट्राई 4 का आवेदक बताया, यानी कि अभी वह शिक्षक नहीं बनी है। इस कार्ड के वायरल होने का कारण बस यही है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का जब विवाह यानी कि शादी होता है तो फिर लड़की या फिर लड़का किस पद पर काम कर रहा है, इसका जिक्र शादी कार्ड पर होता है। कोई इंजीनियर या डॉक्टर होता है तो वह गर्व से ये बात लिख देता है। वहीं कोई एडवोकेट या फिर किसी और अच्छे पद पर होता है तो वह उसका जिक्र करते हैं। ऐसे में वायरल हो रहे शादी के इस कार्ड पर जैसे ही लोगों ने ये देखा कि लड़की के बारे में ट्राई 4 का आवेदक लिखा गया है, तो फिर हंसी नहीं रोक पाए। दूसरी ओर वायरल हो रहे शादी के कार्ड पर लड़की के बारे में लिखा गया है कि अकाउंटेंट प्राइवेट लिमिटेड। या किसी ने जानबूझ करके इस तरह के कार्ड बना करके वायरल किया है या फिर सही है, ये तो खैर पता नहीं, लेकिन तिथि दिन आदि की जानकारी सही डाली गई है। लिखा गया है कि 6 मई दिन मंगलवार को मटकोर एवं मेहंदी है, 7 मई दिन बुधवार को शादी है। इसे लोग सोशल मीडिया पर अब जम करके शेयर कर रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना पर बोलते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से हमारी ताकत और लालू प्रसाद यादव के वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2001 में ही जाति जनगणना होनी थी, लेकिन सरकारें टालती रही। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। जहाँ उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि केवल 4 जातियां हैं और जातिगत जनगणना से समाज में द्वेष फैलेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा इसका विरोध किया है, लेकिन अंत में उन्हें कलेजे पर पत्थर रख करके इसे करवाना पड़ा। जहाँ तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि ये भाजपा का एजेंडा कभी था ही नहीं और अब क्रेडिट लेने की होड़ मचाई जा रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वे 20 वर्षों तक की एनडीए सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन जातिगत जनगणना तब नहीं हुई जबकि जब वे स्वयं 17 महीने डिप्टी सीएम रहे, उसी दौरान ये प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वे देवगुरा सरकार का इतिहास पढ़ लें। उन्होंने सवाल उठाया है कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और 2011 में यूपीए सरकार में सर्वे हुआ था, तब तक सरकार गिर गई और आपको नतीजा सुनना था, लेकिन डाटा करप्ट होने का हवाला दिया गया। वहीं पर पहलगाम हमले पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच और फिर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। बहादुरगंज से उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि सीमांचल की जमीनी लड़ाई में वे पूरी एक ताकत से उतरने को तैयार हैं। जब पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, ये सफलता सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में आई थी, जहाँ पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में ओवैसी की पार्टी ने असर दिखाया। माना जाता है कि कई सीटों पर आरजेडी की हार का कारण भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार ही बने। वहीं पर सीमांचल की राजनीति बिहार में हमेशा से मुस्लिम मतदाताओं के निर्णायक रही है, जहाँ किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67% से अधिक है और फिर ये इलाका ओबीसी के लिए मजबूत घर बन चुका है। उन्होंने अपने हालिया बयानों में इस बात को दोहराया है कि जो नेता जनता का साथ छोड़ गए उन्हें इस बार सबक सिखाया जाएगा। 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को अन्य जगहों पर उनकी रैलियों की योजना बनाई गई है, यानी कि
आज। जी हाँ, जिससे ये साफ हो गया है कि ओवैसी सीमांचल को अपना चुनावी मुख्यालय बना सकते हैं। वहीं पर जातिगत जनगणना पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सामाजिक न्याय की नींव करार दिया है। उनका कहना है कि जब तक सही आंकड़े सामने नहीं आते तब तक वंचित जातियों को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने ओबीसी आरक्षण की 27% सीमा पर भी सवाल उठाते हुए इसे अपर्याप्त बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीधे पूछा है कि जाति जनगणना कब शुरू होगी, क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के चुनाव से पहले आ पाएगी। इस सवाल के जरिए उन्होंने केंद्र की मंशा पर भी सवाल खड़ा किए हैं और फिर विपक्ष को समर्थन देने की चुनौती दी है। बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही नहीं हो, लेकिन सीमांचल में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। यदि वे इस बार 10 से अधिक सीटों पर असर दिखा पाते हैं तो फिर ये आरजेडी, कांग्रेस और फिर जेडीयू सभी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर जीतती है और फिर वे क्या अगली सरकार के गठन में कोई भूमिका निभा पाएगी या नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के सुशासन के जरिए विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और इसका असर भी साफ दिख रहा है। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब जनता खुल करके आवाज उठा रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव द्वारा जाति आधारित जनगणना पर क्रेडिट लेने के प्रयास को खारिज करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग जाति के जहर पर राजनीति करते हैं वे क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जाति सर्वे का समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए किया था। विजय सिन्हा ने कहा कि ये जातिगत जनगणना नहीं बल्कि जाति आधारित सर्वे था। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब 94 लाख परिवार आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, तब तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव मुद्दे से भटकाने की राजनीति करते हैं। साथ ही साथ कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी नौटंकी बंद कर दें। यह देश और बिहार को नौटंकीबाज नेता नहीं बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व चाहिए। राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना को फर्जी बताने के बयान पर विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को काफ़ी माफ़ी मांगनी चाहिए। जब हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते कई सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लिए केवल अवसर की तलाश में रहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी की मानसिकता को भली भांति समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी को जाति से उन्माद चाहिए, हमें जाति जनगणना से विकास चाहिए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हज यात्रियों की रवानगी के पहले हज भवन स्थित मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम में आयोजित दुआया मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के बीच मक्का मदीना को लेकर के अपने अनुभव को बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी एक बार मक्का मदीना जाने का मौका मिला था, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहती। मैंने बाहर से ही एक एक चीज़ को देखा, काफ़ी खुशी हुई। सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वहां जाते हैं, ये देख करके मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। हज यात्रियों की सुविधा एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार के इंतज़ाम किए गए हैं। आप लोगों के बीच आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे अनेक बार इस कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है। राज्य सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए अधिकारियों एवं कर्मियों को वहां भेजा जाता है, जहाँ कई बार भी अच्छी संख्या में अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि यात्रा एवं वहां रहने के दौरान हज यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं हो। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं कामना करता हूं कि आपकी हज यात्रा सफल हो और दुआ कबूल हो। आपको बता दें कि बिहार से इस साल कुल 2403 हाजी पवित्र हज यात्रा पर जा रहे हैं। इनमें पुरुष हज यात्रियों की संख्या 1391 और महिला हज यात्रियों की संख्या 1012 है। बिहार के सभी हज यात्रियों के प्रस्थान करने से पहले हज का पूर्ण प्रशिक्षण और निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। सऊदी अरब में बिहार के हज यात्रियों को हज यात्रा के दौरान आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार की ओर से 16 राज्य हज निरीक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। यह कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत के रूप में दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल गांधी काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने कांग्रेस को जाति जनगणना का विरोधी बताया है। इसी कड़ी में बेगूसराय में एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सर्किट हाउस में एक साथ मीडिया को संबोधित करते हुए चुनावी साल में माहौल बनाने की कोशिश की है। प्रवक्ताओं ने कहा है कि जाति जनगणना
जनगणना चुनावी एजेंडा बिल्कुल नहीं है। जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। राहुल गांधी पहले जाति जनगणना का विरोध करते थे, अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना कराई, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। यह कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी को जब मौका मिला तो फिर उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी सभी जातियों और फिर धर्मों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि ये भी कहा गया है कि पिछले साल बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी, जिससे राज्य को लाभ हुआ है। अब केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सामाजिक न्याय के नाम पर उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का एक वीडियो शेयर करके बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा है। जब विधायक यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके दावा किया है कि दानापुर से बीजेपी की पूर्व विधायक आशा देवी सिन्हा अपने बॉडीगार्ड के साथ लोगों के साथ मारपीट कर रही है। इसमें 2 लोगों का सिर फट गया है। यह है बिहार का असली जंगल राज। बीच सड़क अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडे कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों के साथ मारपीट करती ये कोई नई और बल्कि बीजेपी के पूर्व विधायक आशा सिन्हा जी हैं। सत्ता की हनक ऐसी कि राजधानी पटना में पुलिस के सामने ही छोटी सी बात पे इतनी आग बबूला हो गई कि खुद सड़क पर उतर करके मारपीट शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव वीडियो शेयर करके निशाना साधा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।